A very good morning to all my dear students. Today we are starting our fourth lecture in which we will deal with the next concentration terms. और नेक्स्ट concentration term होगी बच्चों हमारी स्ट्रेंथ। जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था तब आपको ये वहाँ पे नहीं नोट कराई थी, अभी नोट करें स्ट्रेंथ। ये बहुत ही छोटी होती है, मतलब आप इसे बहुत ईजिली समझ जाओगे। ये बहुत इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही कम आते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों? आपने पढ़ा होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताओ बच्चों ये क्या था हमारा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम होता था वो कहीं में होता था ml में। ठीक है बच्चों, ये था ना हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों? स्ट्रेंथ में क्या होता है? W/V होता है। S = W/V। अब ये भी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट जो बच्चों ये हमारा जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये यहाँ पे ml में होता है और ये यहाँ पे लीटर में होता है। बस इतना ही डिफरेंस इन दोनों में होता है, समझे ना? तो लिखो डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेंथ इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो आपको ये बात मतलब याद रखा सकती है वो क्या चीज़ है? आप एक नोट लिख लो इसके नीचे। यू कैन कीप इन योर माइंड विद दिस नोट। नोट क्या है बच्चों हमारा? परसेंटेज W/V एंड S both are different concentration terms। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये दोनों की दोनों सेम नहीं होती, डेफिनेशन इन दोनों की सेम होती है, बट माइन्यूट से अंतर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो ml में लिया जाता है कहीं में, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में, और स्ट्रेंथ में जो वॉल्यूम लिया जाता है वो कहीं में लिया जाता है लीटर में। ठीक है, मैंने आपको जब भी मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट कराई थी तो एक बात आपको वहीं पे बताई थी कि इनमें क्या अंतर होता है केवल सिस्टम का। एक जगह पे मीज़र करेगा लीटर में, एक जगह पे कहीं मीज़र करेगा मिलीलीटर में। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेंथ कोई खास नहीं होती, बिल्कुल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की तरह होती है। कर लोगे स्ट्रेंथ तो आप। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ को हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, एंड मोलैरिटी को हम कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। अब कभी भी रिलेशनशिप सेटअप करना हो तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। वी नो डैट हम क्या जानते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W/m0 V इंटू लीटर। ये तो बच्चों आपको पता है ना, मोलैरिटी मैंने आपको करा दी है इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? W/V एंड V मस्ट बी इन लीटर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आप मोलैरिटी में देखिए W/V लीटर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? S से। तो M इज इक्वल्स टू S अपॉन m0। मैंने क्या किया? W/m0 की जगह पे W/V की जगह पे मैंने क्या लिख दिया वहाँ पे? S, और ये आ गया ऐसे। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? S इज इक्वल्स टू M इंटू m0। अगर आपको स्ट्रेंथ निकालनी हो तो क्या सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन की
मोलैरिटी एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको पता होना चाहिए। S इज इक्वल्स टू M इंटू M0। ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक का कवर कर लिया। ये तो बिल्कुल ईजी है। अगला है बच्चों हमारा, कर लोगे ना, ये तो बहुत ईजी है ना। रिलेशनशिप बिटवीन इनके क्वेश्चंस मैं अभी करा नहीं रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मैंने अभी आपको बताया था कि आपके फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए जब भी आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हो। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W/m0 इंटू V मस्ट बी इन लीटर, एंड यहाँ पे भी ऐसे ही V नोट ऐड करके लिखना होता है, एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू W/m0 इंटू V मस्ट बी इन लीटर और इंटू n फैक्टर। बस ये तो डिफरेंस होता है ना। अब देखो बच्चों, m इज इक्वल्स टू क्या है, W/m0 इंटू V लीटर, और W/m0 इंटू V लीटर यहाँ पे भी है, तो इतने की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, m। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। अब इस वाले रिलेशनशिप में से बोर्ड ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं यूपी बोर्ड के अंदर, और जेई के अंदर भी आते हैं इनके क्वेश्चन, और बच्चों मतलब यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के अंदर भी इनके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, कैसे मोलैरिटी, तो आप मोलैरिटी का डाटा गिवन होगा आपको, वैसे हम क्वेश्चंस में देखेंगे, और उसके थ्रू आपको साथ साथ में क्या, मोलैरिटी के साथ साथ नॉर्मेलिटी भी मांगेगा। अब अगर आप अलग से निकाल के दिखाओगे तो भी वही आंसर आएगा, और आपको क्या करना, जितनी मोलैरिटी आएगी उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टर की, तो नॉर्मेलिटी भी डिटरमाइन हो जाएगी। चलो एक ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच केस नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। किस केस में नॉर्मेलिटी हमारी मोलैरिटी के इक्वल हो सकती है? नॉर्मेलिटी की वैल्यू मोलैरिटी की कब इक्वल आ सकती है? जब n फैक्टर की वैल्यू 1 हो। यहाँ पे मैं 1 रख दूँ तो दोनों इक्वल आ जाएगी ना। आंसर क्या है बच्चों हमारा? व्हेन n फैक्टर इज 1। ठीक है बच्चों, कर लोगे ना आप यहाँ तक का? तो ये हमारा क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नोट डाउन प्लीज, ये बहुत इजी है। अच्छे से आप पहले कवर करो, समझो, फिर क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने एक लेक्चर को डिटेल में समझा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे JEE का हो, आप कर पाओगे, नीट का हो चाहे, बट आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से। नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म एंड लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली साइड की हमारी लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी। बाकी सब कौन सी बची है अब हमारी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। नोट डाउन द डेफिनेशन प्लीज। फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मैं आपको नॉलेज के लिए भी बता देता हूँ, फॉर्मेलिटी जो है ना, फॉर्मेलिटी यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये नहीं होती।
हाँ, ये फॉर्मेलिटी जो है ना यूपी बोर्ड और सीबीएसई में नहीं होती, ये बात आप याद रखें, मतलब ये उसके अंदर आपको पढ़नी नहीं होती। बट फिर भी आप एक कंसंट्रेशन टर्म है, आप मतलब ऐसे मत रखें, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं कंपटीशन में आप भी कहीं ना कहीं स्थान बनाते हो ना, तो इस वजह से आप इसे भी कवर कर लें। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में फॉर्मेलिटी हमारी नहीं होती है। फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अब मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान लगाओ। अब 4 मोल्स, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ 4 मोल्स ना होकर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होता, तो यही क्या हो गई थी, हमारी मोलैरिटी हो गई थी ना, N/V। पर यहाँ पे मोल्स थे, यहाँ पे 4 मोल्स है। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दो अलग अलग चीज़ें होती है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। समझो कैसे, यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर वाली टर्म तो हमेशा किसके लिए रहती है, सोल्यूट के लिए, यहाँ पे भी किसके लिए है, सोल्यूट के लिए। बस ये समझना होगा आपको 4 मोल्स क्या होता है। 4 मोल्स, एक नोट लिखो आप इसके नीचे, फॉर्मेलिटी इज द, या फॉर्मेलिटी इज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। फॉर्मेलिटी इज फॉर आयनिक कंपाउंड्स। F इज इक्वल्स टू FN अपॉन V लीटर। देखो बच्चों, मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ये क्या होता है, मोल्स। ये क्या हमारा 4 मोल्स, किसके लिए होगा, ये सोल्यूट के लिए। और ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे तो हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब ये 4 मोल्स क्या होता है, जैसे हमारा मोल्स क्या था, W/m0, कई में मोलैरिटी के अंदर जब हमने कवर किया था, वैसे सभी जगह ऐसे ही होता है। अब देखो FN क्या होता है, 4 मोल्स क्या होता है, मोल्स है ना। अब जब भी मोल्स होते हैं ना, देखो मोल में और 4 मोल में क्या अंतर होता है, मोल्स एंड 4 मोल्स में क्या डिफरेंस होता है। मोल्स क्या होता है हमारा W/m0, ये भी क्या होता है हमारा W/m0। 4 मोल्स भी बच्चों हमारा क्या होता है, W/m0। यहाँ पे जो मास होता है ना, ये होता है हमारा थियोरेटिकल मास। ये क्या होता है बच्चों, हमारा थियोरेटिकल मोलर मास। और यहाँ पे जो मास होता है बच्चों हमारा 4 मोल्स के अंदर, ये होता है बच्चों हमारा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। देखो आपको समझा देता हूँ मैं। आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इजीली आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जब आप 1/2 फैक्टर पढ़ेंगे ना, अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या मैटर है। जब भी आप 1/2 फैक्टर पढ़ेंगे, तो 1/2 फैक्टर के अंदर हमें ये पढ़ना होता है कि कोई सोल्यूट जो हमने डिसोल्व किया है वो एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है। एसोसिएट होने का मतलब मॉलिक्यूल्स जैसे हमने मोल्स डाले तो वे जुड़ तो नहीं गए, या वो कहीं ब्रेक डाउन तो नहीं हुए, मतलब उनका डिसोसिएशन तो नहीं हुआ है। तो वो चीज़ हमें उसके अंदर देखनी होती है। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे आपने 25 ग्राम NaCl डाला, 25 ग्राम NaCl डिसोल्व किया किसी सॉल्यूशन के अंदर, और आपने जो कैलकुलेशन की वो किसके अकॉर्डिंग की, NaCl का 1 मोल के अकॉर्डिंग। NaCl का हमारे पास में 1 है। अब NaCl अंदर जाकर सपोज करो 2 हो गया, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। पहले तो इसका 1 मोल था, अब इसका 1 Na का भी है और 1 Cl का भी है। टोटल कितने मोल हो गए बच्चों, 2। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी मान लेंगे कि 1 मोल के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आएगी NaCl के, बट अंदर जाके कितने हो गए, 2 मोल। अब वो वैल्यू चेंज होकर आएगी। उस वैल्यू को कौन ठीक करता है, 1/2 फैक्टर, जो हमारा न्यूमेरिकल से बाद की जितनी क्लासेस होगी उनका टॉपिक होगा। अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी जो हम सोल्यूट डालते हैं ना, वो या तो ब्रेक डाउन हो जाता है, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। कभी कभी वो जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं एसोसिएशन। और कभी कभी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये सारा का सारा हम कहाँ पे पढ़ेंगे, 1/2 फैक्टर के अंदर। तो जो फॉर्मेलिटी है ना, वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। रीज़न, आयनिक कंपाउंड्स ईजिली आयन में ब्रेक हो जाते हैं। जब ये ईजिली आयंस में ब्रेक हो जाते हैं तो वैल्यू पर क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है।
जो वैल्यू पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसी चीज़ को हम कहीं से ठीक कर लेते हैं 1/2 फैक्टर से। तो अब ये जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है ना, अब देखो बच्चों, आपने NaCl डाला, NaCl आपने वहाँ पे डाल दिया, अब NaCl डिसोसिएट हुआ। जब कोई चीज़ टूटती है तो उसका मास कम हो जाता है। जब कोई चीज़ जुड़ती है जुड़ने का कुछ भी कारण हो सकता है जुड़ने का जो भी रीज़न होगा मैं आपको समझाऊंगा। जुड़ने का कुछ भी रीज़न हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, या कोई दूसरे टाइप का अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है। जैसे CH3COOH क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है, इसका मोलर मास होता है 60 और ये अंदर जाके कितना हो जाता है 120, डबल हो गया ना। अब ये सब 1/2 फैक्टर के अंदर सिखाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, एक तो मास होता है, दो टाइप के मास होते हैं, एक होता है ऑब्जर्व मोलर मास और एक होता है थियोरेटिकल मोलर मास। जैसे मैं CH3COOH का मोलर मास क्या एज्यूम करता हूँ 60, जो इसका वास्तव में होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, सबके ऐड करके मैं क्या मानूंगा 60 है मेरा, ये होगा मेरा थियोरेटिकल, जो हम थ्योरी के थ्रू ऐड करके निकालते हैं, जो सीधा हमें पता रहता है। बट उसे डालने के बाद अब ये नहीं पता एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ। अब जब एसोसिएट होता है ना, जुड़ता है, तो मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि दो चीज़ें एक जगह जुड़ेगी तो मास इंक्रीज़ होगा। ये सब ऐसे सिखाया जाएगा। जब मास इंक्रीज़ हुआ तो अब अंदर वाला मास जो है ना वो हमें पता नहीं। जब अंदर का मास हमें नहीं पता तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास। ऑब्जर्वेशन होने के बाद अंदर कितना मास है वो उसका क्या होगा, ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा मास रखते हैं हम, थियोरेटिकल मोलर मास, और इसके अंदर क्या रखते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास। किसके अंदर, फॉर्मेलिटी के अंदर। फॉर्मेलिटी के अंदर कौन सा होता है, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड कौन सा, जैसे आप सपोज करो आपने 10 ग्राम किसी चीज़ को ऐड किया किसी के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर आपने 10 ग्राम को ऐड कर दिया, अब वहाँ पे जाके वो अंदर 20 ग्राम हो गया। वो रीज़न मैं बताऊँगा कैसे होता है, 1/2 फैक्टर के अंदर वो 20 ग्राम हो गया। अब आपने थियोरेटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी, 10 ग्राम के वैल्यू अकॉर्डिंग आपकी कंसंट्रेशन आनी चाहिए थी। अब वो आएगी किसके अकॉर्डिंग, 20 ग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो अंदर जाकर चेंज हुआ। जो ये अंदर जाकर चेंज हुआ नहीं मास, जितना वो चेंज हुआ वो उसका क्या होगा, अब वो ऑब्जर्व बन चुका। तो फॉर्मेलिटी के अंदर ऑब्जर्व मोलर मास की बात होती है, और मोलैरिटी के अंदर किसकी बच्चों, थियोरेटिकल मास की बात होती है। ठीक है, मैं भी आपको इसे नोट करा देता हूँ। Fn इज इक्वल्स टू W बाई, अब Fn क्या होता है, Fn क्या होता है, W बाई M ऑब्जर्व्ड। अब मैं इसे बता देता हूँ, अभी वहाँ पे रखो इसे, F इज इक्वल्स टू W बाई M0 इंटू V लीटर। अब बच्चों आप ये समझ रहे होंगे ये तो हमारी क्या होती है, मोलैरिटी। नहीं, यहाँ पे जो ये M0 है ना, ये M ऑब्जर्व्ड है। ये क्या बच्चों हमारा M ऑब्जर्व्ड, और वहाँ पे जो M0 होता है वो क्या होता है हमारा M मोलर मास, थियोरेटिकल मोलर मास, थियोरेटिकल मोलर मास। तो हम इसे M वहाँ पे उसे हम MT भी लिख सकते हैं, M थियोरेटिकल, और यहाँ पे इसे M0 M ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं। वो तो अपनी मर्जी है, कहीं से भी रिप्रेजेंट कर दो, मैं तो क्वेश्चन करने होते हैं वास्तव में तो। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया इसका बच्चों, ये क्या आ गया हमारा इसका फॉर्मूला। ये हमारी फॉर्मेलिटी होती है। इनके क्वेश्चन कराऊंगा ना जब, तब पता लगेगा आपको, बहुत ईजी होते हैं, कोई अलग बात नहीं है। तो देखो बच्चों, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी दो अलग अलग चीज़ें होती है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस केवल इतना होता है कि वहाँ पे भी वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलर मास ही होता है। बस इसका जो फॉर्मेलिटी का जो मोलर मास होता है, ये कौन सा होता है, ये ऑब्जर्व वाला होता है, और मोलैरिटी का कौन सा होता है, थियोरेटिकल वाला होता है। चलो न्यू हेडिंग लगाओ। न्यू हेडिंग इज रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अब बताओ, मैंने बताया था रिलेशनशिप निकालने के लिए फॉर्मूले पता होना चाहिए। F इज इक्वल्स टू फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या, W बाई M0 इंटू V लीटर। अब ये ऑब्जर्व मोलर मास होगा ना इसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट।
मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W बाई एम टी, एम थियोरेटिकल, V लीटर। ये क्या 2 हमारी इक्वेशन। मैं इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो F इज अपॉन M इज इक्वल्स टू, बताओ बच्चों क्या ये वाला इससे कट जाएगा, V लीटर से V लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये तो नीचे आएगी ना, ये ऊपर चली जाएगी, M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड, M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड। और वांट हाफ फैक्टर पढ़ोगे ना आप, वांट हाफ फैक्टर, जब वांट हाफ फैक्टर पढ़ोगे इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, स्मॉल I। जो वांट हाफ फैक्टर की डेफिनेशन है ना वो M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड का रेशो होता है। तो आपको ये बात 3 लेक्चर के बाद पता लगेगी, M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू I। ये बात मैं खुद ही आपको सिखाऊंगा। तो मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, M थियोरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड की जगह पे I रिप्लेस कर दूँ, तो F इज इक्वल्स टू I M, F इज इक्वल्स टू I M। ठीक है ना बच्चों, F इज इक्वल्स टू I M। फॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी, देखो बच्चों एक और बात बता देता हूँ बिल्कुल जनरली सी, अगर फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप पहले क्या निकाल लो, उसमें मोलैरिटी निकाल लो और उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, वांट हाफ फैक्टर की। बहुत ईजी है हमारा। और एक बात और भी है, क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाता है कि फॉर्मेलिटी मोलैरिटी के कब इक्वल हो सकती है, व्हेन फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। दिस इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ व्हेन वांट हाफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कर लोगे क्या, फॉर्मेलिटी भी हमारी खत्म हुई। फॉर्मेलिटी बहुत इजी होती है, फॉर्मेलिटी मोलैरिटी जैसी ही होती है, बस यही के अंदर होता है, वहाँ कैसा होता है थियोरेटिकल और यहाँ पे कैसा होता है ऑब्जर्व्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप कवर कर ले। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उन्हें बोल रहे कि अभी से न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई है तो आप अभी से अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि सभी चीज़ें बेसिक से सिखाई जा रही है। ओके बच्चे, थैंक यू।